हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम आज लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए साइंस का चैप्टर संख्या 4, जो आपकी साइंस है जिज्ञासा के नाम से, जो हिंदी मीडियम की आपकी बुक्स आई हैं आरबीएसई के लिए राजस्थान में। तो उसका हम अध्याय 4 चुंबकों को जाने, इसको हम आज हल करने वाले हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये अध्याय 4 चुंबकों को जाने लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पाठ दिया हुआ है। इस पाठ को हम रीड भी करेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ हमें पाठ में से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो प्रश्न बनते हैं, वो हमको खुद ही बनाकर लिखने हैं और फिर उनका आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ आपको पाठ के बीच में ही बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, ये लड़की है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर रेशमा। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। लघु कहानियां, लघु यानी छोटी छोटी कहानियां लिखती है वो। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक् सूचक, जिसको हम कंपास भी कहते हैं, नामक यंत्र का उपयोग करते थे। कंपास होता है एक यंत्र जिसका हम नीचे फोटो देख सकते हैं। ये देखिए, ये कंपास बना हुआ है। ये इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो दिशा को बताती है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक् सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यानी कि पहले रेशमा को पता नहीं था, चुंबक तो देखे उसने, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने इंटरनेट पे ये देखा कि चुंबकीय दिक् सूचक, जो इसको कंपास कहते हैं, इस यंत्र का उपयोग पहले दिशा जानने के लिए किया जाता था, तब उसने चुंबक की बनी सारी चीजों पर ध्यान दिया कि चुंबक और क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, आगे देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, चुंबक जैसे आपने देखे होंगे, ये आलपिन रखने का एक बॉक्स होता है स्कूल में। ये डस्टर है, इसमें भी चुंबक लगा हुआ है। ये क्लिप बोर्ड है, इसमें चुंबक है। यहाँ पर ये पर्स या लंच बॉक्स होता है, इसके जो बटन होते हैं उस पर चुंबक होता है। यहाँ हम अलमारियों का दरवाजा बंद करते हैं तो चुंबक होता है, और फ्रिज में चुंबक लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से चुंबक बहुत सारी चीजों में आजकल लगाया जाता है। तो देखिए आगे, पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनसे भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों के बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ
चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो ये आपके पाठ में, किताब में भी आपको ये देखने का मिल जाएगा। ये छड़ आकार का यानी कि लंबा है, इसलिए छड़ आकार का चुंबक कहते हैं इसको। और ये यू शेप में बना हुआ आता है, इसलिए इसको यू आकार चुंबक कहते हैं। और ये वलय शेप में यानी वृत्ताकार, बीच में छेद है इसमें, इसलिए इसे वलय चुंबक कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें आगे पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन अभी हमने चुंबक के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, हम यहाँ पर जो आया हुआ प्रश्न है उसी को यहाँ हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखा है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए हमने यहाँ लिखा है, हाँ, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उत्तर भी हो सकता है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, रबर आदि। धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, सोना, सीसा व चांदी आदि अपनी स्वाभाविक अवस्था में चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। और कारण हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, उन्हीं को चुंबक चिपका सकता है, यानी वो ही चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, रबर। ठीक है। और धातु भी बहुत सारी होती हैं, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, सोना, सीसा, चांदी आदि, ये भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। ये एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है। क्रियाकलाप 4.1, आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं और एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें, उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकन को 4.1 में दर्ज करें। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 4.3, 4.1 तालिका नीचे दी हुई है और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं, ये वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ लोहे की वस्तुएं, कुछ लकड़ी की हैं, कुछ कांच की हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं और कपड़ा भी है इसमें। तो यहाँ देखिए हम तालिका को कैसे भरेंगे। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना, यानी चुंबक को हम इन सारी चीज़ों के पास ले जाएंगे, चिपका करके देखेंगे। जो वस्तुएं चिपकेंगी उनको इस सारणी में हमको लिखना है। कहाँ लिखना है, देखिए वस्तु का नाम सबसे पहले पेंसिल दी हुई है तो पेंसिल लिख दिया। पदार्थ जिससे वस्तु बनी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच या लोहा या अन्य, तो ये पेंसिल लकड़ी से बनी है। और चुंबक द्वारा आकर्षित होता है या नहीं, तो पूर्वानुमान में हम लिखेंगे नहीं, अगर हमें पता है तो, और नहीं पता है तो हम हाँ लिखेंगे। ठीक है ना। तो हमने ये सारणी पूरी करके आपको देखिए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए पेंसिल लकड़ी से बनी होती है, चुंबक से नहीं चिपकेगी, पूर्वानुमान में लिखना है। और अवलोकन में हमने देखा कि यह नहीं चिपकती है। इरेजर यानी रबड़, रबड़ ये रबड़ से बना होता है और चुंबक से नहीं चिपकेगा और नहीं चिपकती है। चाबी लोहा या स्टील की बनी होती है, चुंबक से चिपकती है और यहाँ लिखेंगे चिपकती है। ये चुंबक से चिपकेगी क्योंकि लोहे की या स्टील की बनी होती है। प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक का बना होता है, चुंबक से नहीं चिपकेगी और नहीं चिपकता है। ठीक है। सिक्का धातु जैसे लोहा, निकिल,
यदि पुराना है तो, और चुंबक से चिपक सकता है और नहीं भी। ये अपने सिक्के के ऊपर निर्भर करता है कि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है या फिर पीतल का बना हुआ है और या फिर लोहे का बना हुआ है। ठीक है ना। कील, कील लोहे की बनी होती है, चुंबक से चिपकेगी और यहाँ आ जाएगा चिपकती है। कागज, कागज से बना हुआ है, चुंबक से नहीं चिपकेगा और यहाँ लिखेंगे नहीं चिपकता है। फिर देखिए, क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक है ना। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ वस्तुएं जो लोहे की या निकल की बनी होती हैं वो चुंबक से चिपक जाती हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो आपने 4.1 में सूचीबद्ध कौन कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? रबड़, कागज, ठीक है ना, या फिर एल्यूमिनियम का अगर सिक्का है तो वो भी अचुंबकीय पदार्थ है। प्लास्टिक का स्केल वो भी अचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? चुंबक के सभी भाग, है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपकी किताब में यानी कि आपकी बुक में भी आया है। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को प्रश्न नंबर 2 के रूप में यहाँ दर्शाया है। उत्तर है इसका नहीं। चुंबक के सभी भागों में समान चुंबकीय शक्ति नहीं होती है। एक बार चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर सबसे अधिक जबकि मध्य भाग में सबसे कम होता है। ठीक है। तो ये देखिए चुंबक है एक, इसका ये ध्रुव, दोनों ध्रुव है और ये मध्य भाग है। मध्य भाग में हम ये पिने अगर चिपकाएंगे तो मध्य भाग में कम चिपकेंगी और दोनों ध्रुवों पर ज्यादा चिपकेंगी। ठीक है। अब देखिए चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए वे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर मजबूती से खींचते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबक कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकल। ठीक है। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, रबर, कपड़ा, ठीक है ना, प्लास्टिक, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हैं। अब है चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप नंबर 4.2, आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन, लोहे के जो आपके यहाँ जैसे मकान बनते हैं और बजरी आती है, तो आपके पास अगर चुंबक है तो उस बजरी में घुमाओ तो उस चुंबक के ऊपर बहुत सारी कण लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो रेत के समान ही दिखाई देते हैं चिपक जाएंगे। तो वो आप इकट्ठी कर लीजिए और आप भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। उस लोहे के चूरे को आप एक कागज पर फैला दीजिए। लोहे रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें, यानी एक छड़ चुंबक रखेंगे। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहे रतन का क्या होता है। तो क्या आप लोह रतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। क्या लोह रतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हाँ। हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, ये देखिए चुंबक है और ये लोहे का पूरा पाउडर है जो कि इसके दोनों ध्रुवों पर बहुत सारा चिपक गया है और बीच के भाग पर कम चिपका है। ठीक है।
यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? अब ये प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, चुंबक के जो यहाँ पर दो सिरे दिखाए गए थे ऊपर, यहाँ पर ये देखिए ये दो सिरे थे। तो इसके बारे में, चुंबक के इन दो सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लौह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। और जो प्रश्न दिया हुआ था, कोई भी आकार का अगर चुंबक है तो उस पे भी, तो उसके भी ध्रुवों पर ही चिपकता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं। ये नियम है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक एक ध्रुव वाला कभी भी आपको नहीं मिलेगा। भले ही किसी चुंबक को कितने ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, यानी अकेले अकेले नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब प्रश्न आता है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। एक ध्रुव वाला, हमने वैसे पढ़ लिया है कि हम एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, इसका उत्तर है नहीं। केवल एक ध्रुव वाला चुंबक ढूंढना संभव नहीं है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में मौजूद रहते हैं और स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकते। यदि किसी चुंबक के दो या दो से अधिक चुंबकों में तोड़ा जाए तो हर चुंबक के टुकड़े में एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। तो एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चुंबक थी, इसको तोड़ दिया, दो सिरे बन गए। तो यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव तो यहीं रहेगा और ये नॉर्थ बन गया। इसमें यहाँ एस बन जाएगा और यहाँ नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक टुकड़े के दो ध्रुव बन जाएंगे। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लौह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। फिर प्रश्न एक दे रखा है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप है 4.3, आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें, यानी कि हम हिलाएंगे नहीं इस डोरी को और ये स्थिर हो जाएगा, ऐसी समायोजित करेंगे। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम स्थिति में आने दें। हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया और छोड़ दिया, तो हम देखेंगे फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था, ठीक है। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर घुमाएं, उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। तो बच्चों, यहाँ जैसे चुंबक ठहरा हुआ है वहाँ एक नीचे लाइन खींच लेंगे और फिर वापस चुंबक को हिलाकर वापस छोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर ही वापस आकर रुकेगा, ठीक है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूरब या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक
ठहरता है। ठीक है, फिर देखिए ये जो चुंबक हमने ऊपर लटकाया था, तो ये स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में अवस्था में, विराम अवस्था में ठहरता है। यानी कि जब भी वो रुकेगा तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ रहेगा। स्पष्टीकरण देखिए इसका। दिशा का पता लगाना। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसकी जानकारी का उपयोग करके हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। ठीक है, चुंबक का व्यवहार। जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लुढ़काया जाता है और उसे घुमाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है जो चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित रखता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबक का आपको पता लग गया कि यदि हम चुंबक को लटकाएंगे तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करके ही रुकेगा। फिर देखिए आगे, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यानी कि उत्तर की तरफ जो सिरा होगा उससे उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी या ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? हाँ, ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। अच्छा, लोहे की छड़ को, यदि हम चुंबक की छड़ को नहीं लटकाएं और उसकी जगह एक लोहे की कील या लोहे की छड़ ले लें और उसको लटकाएंगे तो हम देखेंगे कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर नहीं रुकेगी, वो किसी भी दिशा में ठहर सकती है क्योंकि वो चुंबक नहीं है। ऐसा वह किसी भी दिशा में आकर ठहर सकती है। इसका तात्पर्य है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। हम लटका के देखेंगे, यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उसमें नहीं है तो वो चुंबक नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिणी दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। ये सुई बनी हुई है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। उस समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाती। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। यानी कि हमने डायल को इन सुई की दिशाओं में कर दिया, एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण, तो फिर बाकी की दिशाओं का ज्ञान इस पर लिखा हुआ होता है और हमें पता चल जाता है कि किधर पूरब है और किधर पश्चिम है। ठीक है, फिर देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। चुंबकीय द्विसूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है। ये चुंबकीय द्विसूचक जो हमने देखा है ऊपर चित्र, ये क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा है हमने कि ये जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर हमेशा आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में होता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है।
सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। ठीक है, अब ये लड़की सोच रही है कि हम अपना चुंबकीय द्विक सूचक कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक सुई लेकर के उसको कार्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कार्क इस तरह तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय द्विक सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशाओं को इंगित करते हैं। तो इस तरह से कार्क और सुई के द्वारा हमने एक द्विक सूचक यंत्र बनाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सुई के दोनों सिरे कौन सी दिशा को इंगित करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप और देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4.4। आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कार्क का टुकड़ा, सिलाई के काम में आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली इस लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। ये देखो, ये सुई रखी हुई है बच्चों, और ये छड़ चुंबक है हमारे हाथ में। इसको यहाँ से रख के रगड़ते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर रगड़ते हुए ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर रगड़ते हुए ले जाएंगे। इस क्रियाकलाप को हमको बार बार में करना है। ठीक है, तो ध्रुव को रखें और दिखाए अनुसार चुंबक की सुई पर उसकी लंबाई के अनुसार खींचें, यानी सुई पर रगड़ते हुए चुंबक को खींचना है। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं, वापस ऊपर उठाना है यहाँ के, और फिर यहाँ लाना है और यहाँ से फिर चिपकाते हुए घसीट के इसको इसके ऊपर होके लाना है। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहाँ शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार हम इस प्रक्रिया को करेंगे, यानी 40 बार हम इस सुई के ऊपर चुंबक को एक ही सिरे से रगड़ेंगे। तो सुई के पास एक छोटा सा लोहा रत्न, जो लोहा रत्न अपन ने देखा था ना, बुरादा होता है लोहे का, या फिर स्टील की पिन लाएंगे। तो अगर पिन या लोहे रत्न सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। जो सुई है ना, ये चुंबक बन गई है। इस सुई को कार्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कटोरे में कार्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि यहाँ पर देखो। ये रहा चित्र, आप नीचे यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका चित्र। ये कार्क है, इसमें सुई को ऐसे घुमा दिया है और ये सुई पानी से ऊपर ही है। ठीक है, जब सुई रुक जाए इस कटोरे में तो हम इसको वापस घुमा देंगे और फिर इसको रुकने देंगे। तो जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय द्विक सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि सुई का एक सिरा उत्तर की तरफ है और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ है। तो इस तरह से हमने ये द्विक सूचक यंत्र तैयार किया है। कार्क को धीरे से घुमाएं, इसे रुकने की प्रतीक्षा करें, इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा इंगित करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। ठीक है ना, हम इसको घुमा देंगे तो ये वापस ऐसे कैसे रुक जाएगी, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। ठीक है, जो आपकी यहाँ की दिशा है उसके अनुसार ये उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए आगे की चीज देखते हैं कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबकों के बीच आकर्षण यानी कि एक दूसरे को खींचना, और प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को दूर हटाना। चुंबकों के प्रति आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखने के लिए हम यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। आधुनिक द्विक सूचक 4.6 में व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई द्विक सूचक सुई, जैसा कि एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। तो इस तरह से अपन ने पानी में बनाया है, वो तेल के अंदर रख के उसको बनाते थे। ठीक है ना, तो ये बात आपको जानने के लिए यहाँ लिखी है कि क्या आप जानते हैं कि ऐसी
यंत्र भी होता था। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, इस लड़की का ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। क्रियाकलाप है 4.5। आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव अंकित हों, लिखे हुए हों। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिल के ऊपर रखें। जैसे पेंसिलों को हम इस तरह से बिछा लें। ये 4-5 पेंसिल हैं और लोहे की जो चुंबक है ना अपने पास, उसको इसके ऊपर, पेंसिलों के ऊपर N और इधर S है, तो इसको रख देंगे। ठीक है, जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया गया है। अब चुंबक सेकंड का एक सिरा पेंसिल पर रखें। चुंबक 1 के सिरे के पास ले जाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखें कि क्या होता है। तो बच्चों, जैसे ही हम N के पास N सिरा लाएंगे तो ये चुंबक दूर हट जाएगी। चूंकि पेंसिलों के ऊपर रखी हुई है तो पेंसिलों के ऊपर से अपने आप ये सरक जाएगी। और यदि N के पास S सिरा लाएंगे तो दोनों चुंबक एक दूसरे के पास आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद चुंबक सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। इसके बाद चुंबक सेकंड का दूसरा सिरा चुंबक फर्स्ट के उसी सिरे के पास लाएं। जैसा कि दिखाया गया है, क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक एक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो बच्चों, आप अगर इस प्रयोग को करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, चित्र में ये पेंसिल लगा दिए हैं और इनके ऊपर चुंबक 1 रख दिया है और आपको इसका कौन सा सिरा दिखाई दे रहा है? S सिरा है ये। इसके पास N लाएंगे तो ये चुंबक सरक करके इसके पास इधर आ जाएगी। और यदि हम S के पास ये S सिरा ही लाएंगे तो ये चुंबक और दूर हट जाएगी, इधर पीछे हट जाएगी पेंसिलों पर से। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं प्रतिकर्षण और इसको कहते हैं आकर्षण। यानी कि जो विपरीत सिरे होते हैं, N से S आकर्षित होता है और S से N आकर्षित होता है, और S से S प्रतिकर्षित होता है यानी कि दूर हटता है, और N से N वो भी प्रतिकर्षित होता है यानी कि दूर हटता है। तो यानी कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि दोनों एक ही सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप देखेंगे कि चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वो लोहे की छड़ है। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण के गुण से भी हम चुंबक को पहचाना जाते हैं। एक फिर है क्रियाकलाप 4.6 में। आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय द्विसूचक और एक छड़ चुंबक लें। चुंबकीय द्विसूचक ले लेंगे और छड़ चुंबक। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय द्विसूचक रखेंगे और इसकी सुई के विराम अवस्था में आने की प्रतीक्षा करेंगे। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव द्विसूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे, जैसा कि चित्र 4.9 में दिखाया है। ठीक है, दिक्सूचक सुई का अवलोकन करेंगे। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? तो हमें पता लग गया। हम यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो वो दूर हट जाएंगे एक दूसरे से, और जो सुई है दिक्सूचक की वो दक्षिण दिशा की ओर भागेगी। अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएंगे। तो इस बार आप क्या अंतर देखते हैं? तो दोनों ही अंतर हम देखेंगे कि एक बार प्रतिकर्षण होगा और एक बार आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ लाल रंग की ये उत्तरी ध्रुव है और ये दूसरे दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ देखिए सुई पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हाँ, यही जो अपन ने देखा है कि दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। क्या कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो यह भी वही व्यवहार दिखाएगी? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। ठीक है,
जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये पास आ जाता है। तो यही चीज़ हमने ऊपर पेंसिल के ऊपर प्रयोग किया था चुंबक को रख कर के। ठीक है, अब है मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसको भी करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरा प्रयोग करेंगे। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएंगे, है ना। बीच में एक लकड़ी रख लेंगे। छड़ चुंबक और चुंबकीय द्विसूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा 4.10 में दिखाए अनुसार लिखेंगे। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखेंगे। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन को 4.2 में तालिका में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। ठीक है ना। तो ये देखिए, हमने एक लकड़ी रखी है और इधर चुंबक रखा है। इस साइड में चुंबक है, इस साइड में दिक्सूचक यंत्र है और बीच में ये लकड़ी है। फिर देखते हैं क्या हुआ इसमें आगे। अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर होकर उनके पार जा सकता है क्या? तो देखिए, लकड़ी के पार होकर नहीं जा सकता। कार्डबोर्ड के ऊपर पार होकर के दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से प्लास्टिक, इसी तरह से कांच। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उस पार जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए। फिर है अब चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी। उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों के उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? ये प्रश्न है कि क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या है यह आश्चर्यजनक नहीं है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय माला कैसे बनती है। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूलभुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए दोनों प्रयोग हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर बुलबुलैया बना हुआ है यहाँ पर, और अगर इसके नीचे एक चुंबक को घुमाया जाए तो हम बॉल को इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर से अंदर ला सकते हैं। और इसी तरह से गिलास में अंदर लोहे का टुकड़ा गिर गया है तो गिलास के बाहर हम एक चुंबक को चिपका करके लाएंगे ऊपर, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? तो यहाँ पर देखिए हम सिरा देखते हैं कि कौन सा सिरा चुंबक का यहाँ पर लगाया हुआ है। ये चुंबक रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ध्रुव कौन से हैं। यदि विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और विपरीत ध्रुव है एक दूसरे के तो ये चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित किया गया है। एक में उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है N और एक में लिखा हुआ है S। तो ये दोनों गाड़ियाँ क्या होंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदुओं से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। ठीक है। जब चुंबक बनाई जाती है तो उसका उत्तरी ध्रुव कैसे रंग से बनाया जाता है, लाल रंग से,
और दक्षिणी ध्रुव बनाया जाता है नीले रंग से। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? ये देखिए चुंबक को रखने का तरीका क्या है। चुंबक कहता है, इसके लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। ठीक है, ये एन है तो ये एस होना चाहिए, यहाँ एस है तो यहाँ एन होना चाहिए। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों। यहाँ पर नरम लोहे के टुकड़े लगाओ और दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगाओ। फिर आगे चुंबक क्या कह रहा है देखिए, मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो। यानी चुंबक को ना तो गर्म करना चाहिए, ना ही गिराना चाहिए और ना ही हथौड़े से पीटना चाहिए। मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। तो मोबाइल फ़ोन और रिमोट के पास नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और रिमोट उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, यानी कि वो ख़राब हो सकते हैं। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। तो इस तरह से ये पूरा पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा है, जिसमें अब आगे दिए हुए प्रमुख शब्द और अधिक जाने के लिए आकर्षण यानी कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना यानी आना, छड़ चुंबक, छड़ आकार की, चुंबकीय द्विसूचक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण, वलय चुंबक, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यू आकार का चुंबक। और है निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना और अंकित करना। ये विज्ञान के चरण हैं। ठीक है ना। तो संक्षिप्त में हम सार को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चुंबक क्या होते हैं? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित करता है। पुरातन काल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबकों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें चुंबक पत्थर कहा जाता था। समय के साथ वैज्ञानिकों ने लोहे के टुकड़ों से कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि खोजी और विभिन्न आकारों और प्रकारों में चुंबक उपलब्ध होते हैं आजकल। ठीक है ना। आज चुंबक विभिन्न आकारों और प्रकारों में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक, यू आकार चुंबक और वलय चुंबक। ये चुंबक हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स, स्टिकर और खिलौनों में। फिर है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। सभी पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते। कुछ पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय होते हैं, यानी ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं लकड़ी, प्लास्टिक, कांच और जैसे पदार्थ चुंबकीय नहीं होते। इन पदार्थों को अचुंबकीय कहा जाता है। इस अध्याय में छात्रों को एक प्रयोग के माध्यम से विभिन्न पदार्थों की चुंबकीयता की पहचान कराई गई है, जिसमें उन्हें एक चुंबक के पास विभिन्न वस्तुओं को लाकर देखना है कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपकती है और कौन सी नहीं। फिर हमने पढ़ा इस पाठ में चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हर टुकड़े में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बने रहते हैं। चुंबक का ध्रुव वह स्थान होता है जहाँ उसकी चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। लोह रेतन यानी कि लोहे के जो कण होते हैं, उनका प्रयोग करके यह देखा जा सकता है कि चुंबक के ध्रुवों पर अधिकतम लोहे के कण चिपकते हैं। दिशाएं ज्ञात करना। चुंबक की सहायता से दिशाओं का पता लगाना संभव है। यदि एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी स्वयं एक बड़ा चुंबक है। इसी सिद्धांत पर चुंबकीय दिशा सूचक कंपास का काम करता है, जो एक छोटे चुंबक की सहायता से दिशाओं को संकेत देता है। फिर हमने पढ़ा इस पाठ में चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके ध्रुवों के अनुसार उनका व्यवहार बदलता है। यदि दो चुंबकों के समान ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव को पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर हटाएंगे। वहीं विपरीत ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी और दक्षिणी के पास उत्तरी लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार चुंबक का ध्रुवों का व्यवहार उनके बीच परस्पर क्रिया को निर्धारित करता है। तो ये सब हमने इस पाठ में पढ़ा है। चुंबक के प्रभाव का अध्ययन पढ़ा है कि चुंबक के प्रभाव को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि चुंबक और कंपास की सुई के बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखा जाए तो चुंबक का प्रभाव बना रहता है। इसका मतलब है चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के माध्यम से भी संचरित हो सकता है। ठीक है। फिर है चुंबक का उपयोग और रखरखाव, जो हमने लास्ट में पढ़ा है। चुंबकों का उपयोग मनोरंजन, शैक्षिक गतिविधियों में भी होता है, जैसे कि स्कूल मेले में इस चुंबक की सहायता से खेल,
और गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन चुंबकों को सही तरीके से रखना भी जरूरी है। इन्हें जोड़ों में और विपरीत ध्रुवों के साथ रखना चाहिए ताकि उनकी चुंबकीयता बनी रहे। तिवारी अकादमी पर उपलब्ध प्रश्न उत्तर की मदद से छात्र इस अध्याय की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी अलग से कोई किताब है जो आप ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें देख लीजिए। फिर आपके इस पाठ में सारांश दिया हुआ है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव और एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब 2 चुंबकों के एक दूसरे को समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सारांश था। ठीक है, आइए और अधिक सीखें में हम आपको प्रश्नोत्तर, सारे ही प्रश्नोत्तर जो और भी ज़्यादा प्रश्नोत्तर हैं वो आपको हम हल करवाएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए। इसमें हमने जो पाठ के अंदर आपके जो भी प्रश्न आए सभी के उत्तर हमने लिख करके बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी पाठ के दूसरे वीडियो में प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।